Good morning, students. We are again here in the classroom with next topic of same chapter, chapter number 1, food and human health, and our topic is properties of drinking water and harmful effects of contaminated water. So one word is written here on the board, that is drinking water. Drinking water is also known as potable water. पोटेबल वाटर मीन्स प्रोबेबली ये टर्म इसलिए ली गई होगी क्योंकि जो हमारे घड़ा जिसे हम बोलते हैं अर्दन पॉट, उसमें जो पानी हम रखते थे वो पीने का पानी होता था और बाकी पानी हमारा पोंड्स में, तालाब में, जिसे आप जोड़ बोलते हो, जोड़ा, उसके अंदर रहता था, या अलग अलग जगह तालाब में, लेक में, रिवर में, पूल में, तो वो अलग अलग सोर्स होते थे। लेकिन पीने का जो पानी होता था वो पोट में रखते थे, जो शायद घड़े को इंग्लिश में पोट कहते हैं, इसीलिए इस वर्ड को लिया गया होगा पोटेबल वाटर। सो पोटेबल वाटर इज द वाटर विच इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वो पानी जो हमारे पीने के लिए फिट है इज नोन एज पोटेबल वाटर। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में बच्चों क्या है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर मीन्स पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पानी तो कहाँ कम है? आप लोग सोचेंगे कि 2/3 पार्ट इज कवर्ड विद ओशन, सो एवरीवेयर देयर इज वाटर। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। वो जो पानी है वो हमारे लिए पोटेबल नहीं है, इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो वो पानी जो ओशन में है वो पीने के लिए फिट नहीं है। दूसरा बचा हुआ पानी जो मेन सोर्स है वाटर का, उसमें से एक हिस्सा ऐसा है जो कि फ्रीज है, जमा हुआ है बर्फ की फॉर्म में, आइस, ग्लेशियर, आइसबर्ग है बड़े बड़े ओशन में, या फिर ग्लेशियर की फॉर्म में जमा हुआ है। वो धीरे धीरे मेल्ट होते हैं और उससे हमें रिवर्स के थ्रू या लेक्स के थ्रू वाटर मिलता रहता है। अब हमारे पास जो मेन सोर्स रह गया वाटर का, पोटेबल वाटर का, वो दो सोर्स रह गए। एक सोर्स हमारे पास जो है वो है रिवर्स, दूसरे हैं हमारे पास लेक्स, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास अवेलेबल है वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर मीन्स ये हमारी अर्थ सरफेस है, इसके यहाँ पर ये जो वाटर अवेलेबल है इसको हम बोर करते हैं और इसको हम यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, इस पानी को लगातार। दिस इज अंडरग्राउंड वाटर, जिसको हम जमीन से निकालते हैं और यूज करते हैं। ये हमारे लिए सबसे मेन सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का। अब वाटर के बारे में कुछ चीजें जो वाटर को एक यूनिक लिक्विड बनाती है, वंडर लिक्विड बनाती है। वाटर इज वंडर लिक्विड एंड द ओनली प्रोडक्ट दैट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म नेचुरली: सॉलिड, आइस, liquid, water and gas, clouds or water vapors. Now how we should conserve the water? हमें पानी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, पानी को हमें कैसे यूज करना चाहिए, पानी की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, जो पोटेबल वाटर है उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, ऐसा कौन सा पानी है जो हमें पीना चाहिए और ऐसा कौन सा पानी है जो हमें पीना नहीं चाहिए। वो प्रॉपर्टीज है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पोटेबल वाटर, इट मीन्स पोटेबल वाटर शुड नॉट हैव suspended particles, vegetation and microbes। इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो कि आपको दिख रहे हो वो नहीं घुले होने चाहिए। इसके अंदर वेजिटेशन
एल्गी या कोई और प्लांट्स के पार्ट वो नहीं होने चाहिए, और इसके अंदर माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए। माइक्रोब्स आपको दिखते नहीं है, लेकिन उसका पता चल जाता है कि ये पानी, उनकी पर्टिकुलर स्मेल होती है या कुछ टेस्ट होते हैं उन्हें करने के बाद कि क्या ये पानी पीने के लिए फिट है या अनफिट है। सो इट शुड नॉट हैव सस्पेंडेड पार्टिकल, वेजिटेशन एंड माइक्रोब्स। नेक्स्ट पॉइंट, its pH value must be in range of 6.5 to 8.5. 6.5 it is slightly acidic and it is alkaline और basic. So इसकी जो रेंज है वो जनरली ये ली जाती है कि 6.5 pH से लेकर 8.5 pH तक हो सकती है। जो वाटर 6.5 pH से लेकर 8.5 pH तक है वो वाटर पीने के लिए यूज किया जा सकता है। और जो प्योर वाटर है जिसमें और कुछ भी नहीं है, जो मिनरल वाटर नहीं, डिस्टिल वाटर है, उसका pH होता है 7, न्यूट्रल 7 pH। अब water must have adequate amount of oxygen. It must have adequate amount of oxygen. Adequate मतलब एक उतना अमाउंट जितना कि जरूरी है। अगर वाटर में ऑक्सीजन डिसोल्व नहीं होगी तो ना तो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है, ना और बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए, और हमारे लिए भी वो फिट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन इज द मेन डिमांड। ऑक्सीजन ही फूड को ऑक्सीडाइज करेगी। तो वाटर में अगर ऑक्सीजन एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है तो दैट वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट, this is something about your daily life, daily routine. We must use at least 8 to 10 glass of water daily to keep ourselves fit. अगर हम लोग कम से कम 8 या 10 ग्लास पानी रोज नहीं पीते हैं तो हमारी बॉडी में जो भी हम डाइट लेते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं, उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें से बहुत सारे सब्सटेंसेस बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बनते हैं और उनमें से बहुत सारे हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे लीवर में बनने वाला यूरिया, जिसको कि हम यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। कुछ और ऐसे ही प्रोडक्ट हैं, अगर हम कम से कम 8 या 10 ग्लास पानी नहीं पीते तो वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और फिर वो हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को। तो हमें कम से कम 8 या 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। और ये अमाउंट फिक्स नहीं है कि आपको 8 ही ग्लास पीना है, 10 ही ग्लास पीना है। अगर आप किसी फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व हैं, जैसे आप धूप में घूम के आए हैं या आप रनिंग करके आए हैं या आपकी कोई फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा हो रही है उन दिनों में, तो आप वाटर का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। अगर वाटर कम होगा, अगर वाटर हम लोग कम लेंगे तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स, हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा गॉल ब्लैडर, ये प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं करते हैं और श्रिंक हो जाते हैं। तो हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर यूज करना चाहिए। भैया थोड़ा कैमरा इधर लो। नाउ साइड इफेक्ट्स ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। साइड इफेक्ट्स ऑफ कंटामिनेटेड वाटर मीन्स अगर हम ऐसा पानी, ऐसा वाटर यूज करते हैं जो कंटामिनेटेड है। कंटामिनेटेड मीन्स हिंदी में जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं दूषित, यानी कि ऐसा पानी जिसमें कि कुछ वो इम्प्योरिटीज हैं जो कि पानी में नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसमें माइक्रोब्स हैं, उसमें फाउल स्मेल है, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, तो वो वाटर, या उसमें कोई भी पॉल्यूटेंट है तो वो वाटर होगा कंटामिनेटेड वाटर। तो इसके साइड इफेक्ट्स, बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पर। तो हमें, अगर हम कंटामिनेटेड वाटर यूज करते हैं तो हमें बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो कि ग्रिप कर लेती हैं, हमें बीमारियां घेर लेती हैं। मेनी डिजीज ग्रिप्स अस इफ contaminated water is consumed. Contaminated water may contain, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं कंटामिनेशन में? वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, एंड वर्म्स हो सकते हैं। एंड दे मे कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। दे मे कॉज कम्युनिकेबल डिजीज, दे मे कॉज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो पहले हम बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कौन कौन सी नॉन कम्युनिकेबल
डिजीज इनसे हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, आई थिंक यू ऑल हैव नॉलेज अबाउट इट, दैट द डिजीज विच डोंट स्प्रेड फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पर्सन टू पर्सन. If a disease doesn't spread from person to person, that disease is termed as non-communicable, and the disease which spread through contact or which spread from person to person, they are known as communicable disease. तो non communicable disease दो है, cholera and dysentery. cholera and dysentery. ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दो, write the name of two non communicable disease which spread by contaminated water or through contaminated water. So you have to write cholera and dysentery. Now contaminated water may cause communicable disease also, communicable disease and some dangerous disease also. communicable disease generally डेंजरस भी हो सकती है और नॉन डेंजरस भी हो सकती है, लो रिस्क की हो सकती है। तो इनमें से कुछ डेंजरस डिजीज है, जैसे हेपेटाइटिस, आप सबने इसका नाम सुना होगा। इट इज अ डिजीज इन विच लीवर डजंट वर्क प्रॉपरली। इसमें एक वायरस होता है, वो वायरस अगर पानी के साथ हमारे लीवर तक पहुंच गया तो लीवर फंक्शन प्रॉपरली नहीं करता है, दैट इज नोन एज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कई तरह का है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इसका वैक्सीनेशन भी होता है आजकल। अगर आपने नहीं कराया है तो आप लोग इसका वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि अगर एक बार ये डिजीज होती है तो फिर इसको क्योर करना बड़ा मुश्किल होता है। और वायरस इसका इतना खतरनाक है, जैसा कि आजकल आप लोग सब जानते ही हैं, अगर किसी ने एक नोट को, करेंसी को गिना है और उसे हेपेटाइटिस है, सलाइवा लगा के गिना है ऐसे, तो वो उस पर्सन से, जो दूसरा पर्सन उस नोट को लेगा और वो दोबारा उसको सलाइवा लगा के काउंट करता है, तो वो भी कंटामिनेटेड हो जाता है। हेपेटाइटिस डिजीज इज अ डेंजरस एंड लीथल डिजीज। लीथल मीन्स जिससे डेथ हो सकती है। फ्लू, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लू, टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज। You know, Salmonella typhi is the causative organism, बैक्टीरिया है Salmonella typhi। जॉन्डिस, जिसे पीलिया कहते हैं, जनरली बड़ी कॉमन डिजीज है, उसमें हो जाती है। तो ये है कम्युनिकेबल डिजीज। अब इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पर एक डिजीज होती थी, उसे कहते थे नारू डिजीज, नारू बीमारी, नारू नाम की बीमारी होती थी। होता क्या था कि राजस्थान में पहले जब तक अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के सोर्सेस नहीं थे या पक्की टंकियां वगैरह नहीं बनी थी, वाटर को प्रॉपरली बॉयल करके या डिसइंफेक्ट करके क्लोरीन टैबलेट्स, ब्लीचिंग पाउडर डाल के प्यूरिफाई नहीं किया जाता था, डिसइंफेक्ट नहीं किया जाता था, तब तक वहाँ पर लोग खुली जगह में भरे हुए पानी को यूज़ करते थे, जिन्हें आप लोग शायद पोंड्स, जोहड़े बोलते हैं, जोहड़ बोलते हैं, उसमें से वो पानी यूज़ करते थे। और एक बड़ी कॉमन डिजीज थी ड्रैकनक्यूलेसिस, DRACUNLIASIS, ड्रैकनक्यूलेसिस। अब इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो एक वर्म था, वो एक जो पैथोजन है इसका, उसका नेम था ड्रैकुनकुलस मेडियंसिस, ड्रैकुनकुलस मेडियंसिस, ये इसका पैथोजन है। अब इस डिजीज को राजस्थान से खत्म कर दिया गया, इरेडिकेट कर दिया गया। इरेडिकेट मतलब अब ये नहीं है, बिल्कुल इसको हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। और इट वाज इरेडिकेटेड इन 2000 को आजकल ऐसे भी लिखा जाता है 2K, 2000 में इसको एबोलिश दिया गया, हटा दिया गया। इट वॉज इरेडिकेटेड इन 2000 एंड द प्रोग्राम विच वॉज इन्वॉल्व इन वॉज नारू एबोलिशन प्रोग्राम। ये एक बड़ा कैंपेन चला था राजस्थान में नारू बीमारी को हटाने के लिए, तो इट वॉज रिमूव्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज ओबेसिटी जनरली जिसको हम सब लोग जानते हैं आजकल पूरी दुनिया में, ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। जनरली लाइफ स्टाइल डिजीज वो डिजीज होती है जो हमारे
जिंदगी जीने के तरीके से हम लोग उसे खुद ले लेते हैं, वो हमारे पास नहीं आती हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी मीन्स मोटापा। ओबेसिटी इज द स्टेट ऑफ बॉडी when fat gets accumulated on internal and external body organs, especially in adipose tissue। फैट जो है हमारी बॉडी पर इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर भी जमता है, विसरल ऑर्गन्स जिन्हें हम कहते हैं, और बाहर भी एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे स्टमक, मेरे स्टमक पे आप देख सकते हैं थाइज, हिप रीजन, नेक, इन पार्ट्स पे हमारे स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज वो टिश्यू है जहां पर कि फैट एक्यूमुलेट होता है, फैट इकट्ठा होता है। अब इसके लिए एक इंडेक्स बनाया गया है जिसे हम कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। B फॉर बॉडी, M फॉर मास, I फॉर इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। तो कौन आदमी ओबेस है, किसको ओबेसिटी है और कौन ओबेस नहीं है, इसको डिसाइड करने के लिए एक पैरामीटर बनाया गया है। अगर किसी का बॉडी हाइट और वेट का रेशियो ऑफ बॉडी हाइट एंड वेट, अगर हाइट और बॉडी वेट का रेशियो जो है 25 से 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, तो ये प्री स्टेज है मोटापे की। उसे आदमी को मोटा नहीं कहेंगे, मोटापे की प्री स्टेज है। उसे अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब जो नेक्स्ट स्टेज आएगी उस पर वो ओबेस हो जाएगा। और ओबेस तब होगा जब वो किस स्टेज पे आ जाएगा, 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये ओबेस आ जाएगा, ओबेसिटी आ जाएगी। अब ओबेसिटी जो है वो बहुत सारी डिजीज का घर है, बहुत सारी डिजीज के लिए उनको जगह मिल जाती है, उनको रीजन मिल जाता है। अगर पर्सन इज ओबेस देन इट मे बी सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीज। तो ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद मेनी डिजीज लाइक हाइपर टेंशन, जिसे हम कहते हैं हाई बीपी, हाई बीपी, शुगर, डायबिटीज मिलिटस जिसे कहा जाता है, हार्ट अटैक, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स मे बी कॉज ड्यू टू ओबेसिटी। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जितना वर्क करते हैं, जितना हमारा कंजम्पशन है, उतना ही हम लोग फूड लें। अगर हमारा कंजम्पशन कम है, आउटपुट कम है और इनपुट ज़्यादा है, तो वो खाना चेंज हो जाएगा। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो चेंज होता है शुगर में, ग्लूकोज में, ग्लूकोज से फिर चेंज होता है ग्लाइकोजन में, स्टोर होता है लीवर में। अब फिर भी हम खाए जा रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में, और फैट स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में और बाकी सारे ऑर्गन्स के बाहर। तो तब ओबेसिटी आती है। अब मेन रीजन फॉर ओबेसिटी आर लेस फिजिकल वर्क, use of excess fats, junk food means the food which are available in market but they are either fried or roasted or deep fried।
तो इनमें से जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें हैं, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। ये चीज़ें हमें ओबेस करती हैं, मोटापा बढ़ाती हैं, ओबेसिटी कोज करती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इन्हें पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, जो PDF आपको दी गई है उसमें से आप इन्हें सेलेक्ट करके अपने नोट्स बनाएंगे और इन्हें लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद सबमिट करेंगे। थैंक यू। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।